हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग रोटेशनल मोशन डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रोलिंग मोशन। स्टूडेंट्स, हम लोग रोलिंग मोशन को दो पार्ट में पढ़ेंगे, रोलिंग मोशन फर्स्ट, रोलिंग मोशन सेकंड। तो आज मैं आप लोगों को रोलिंग मोशन का फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप मेरा फर्स्ट वीडियो रोलिंग मोशन पर बेस्ड अच्छे से देखें, पूरा लास्ट तक देखें। मेरी गारंटी है कि आपको रोलिंग मोशन बेसिक से, जीरो से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, जिसको हिंदी में लौटनी गति या लुढ़कन गति कहते हैं, लौटनी गति, लुढ़कन गति। क्या होता है लौटनी गति, क्या होता है रोलिंग मोशन? तो सच टाइप ऑफ मोशन in which spherical rigid body like ring, disc, sphere, cylinder, so both ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन इज नॉन एज रोलिंग मोशन। ऐसी गति जिसमें गोलीय दृढ़ वस्तु, स्फेरिकल रिजिड बॉडी, जैसे वलय, चकती, गोला, बेलन, स्थानांतरण गति तथा घूर्णन गति दोनों गति करते हैं। जैसे इमेजिन करो, ये कोई रिंग है, डिस्क है, स्फेयर है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है और ये आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। स्टूडेंट्स, रोलिंग मोशन का क्या मतलब होता है? कोई पूछे रोलिंग मोशन क्या होता है, तो आप शॉर्ट में ये बोल सकते हो, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन। जैसे ये मेरा मार्कर है, ये सिर्फ चलता, ऐसे स्लाइड करता तो मैं कहता ट्रांसलेटरी मोशन है, सिर्फ अपनी जगह पे घूमता तो रोटेटरी है। पर अभी मेरा मार्कर चल भी रहा है, घूम भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, तो इट्स ए एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। कई बार हम गैस सिलेंडर को खिसका के ले जाते हैं, तो गैस सिलेंडर आप लोग नोटिस करना, चलता भी है, आगे स्लाइड भी करता है और घूमता भी रहता है। कोई टंकी को लेके जाते हैं अपन, ये सब एग्जाम्पल है किसके? रोलिंग मोशन के। स्टूडेंट्स, जो स्फेरिकल रिजिड बॉडी में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। यदि VCM 0 हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, और ओमेगा 0 हो जाए और VCM 0 नहीं है तब तो बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, और VCM 0 हो जाए और ओमेगा नॉन जीरो है तो हम ऐसा मानेंगे कि ये अपनी जगह पे सिर्फ घूम रहा है, सिर्फ रोटेटरी मोशन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए VCM नॉन जीरो होना चाहिए और रोटेटरी मोशन के लिए ओमेगा नॉन जीरो होना चाहिए, और रोलिंग मोशन के लिए दोनों ही नॉन जीरो होने चाहिए।
स्टूडेंट्स एक और बात माइंड में ध्यान रखें, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट की वेलोसिटी जो होती है वो VCM होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन करता है तो उनके सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट कीप इन माइंड, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि रोलिंग मोशन क्या होता है। अब ये जो रोलिंग मोशन है ये दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स। दो टाइप का होता है। फर्स्ट, रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग, जिसको प्योर रोलिंग मोशन भी बोलते हैं, जिसको प्योर रोलिंग मोशन भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं बिना फिसलन के लौटनी गति। भी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। हिंदी में कहते हैं शुद्ध लौटनी गति। राइट? इसको हम डिटेल में समझते हैं क्या होता है रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग। किसको बोला रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग? देखिए, such type of motion, such type of rolling motion of spherical rigid body। रोलिंग मोशन हमेशा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट करता है। सच टाइप ऑफ रोलिंग मोशन ऑफ स्पेरिकल रिजिड बॉडी इन विच velocity of contact point of spherical rigid body with respect to ग्राउंड, या कई लोग ये वर्ड यूज करते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको ग्राउंड या प्लेटफॉर्म, इज 0 इज नॉन एज प्योर रोलिंग मोशन। स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? ऐसा रोलिंग मोशन जिसमें गोलीय दृढ़ वस्तु के संपर्क बिंदु का धरातल के सापेक्ष या प्लेटफॉर्म के सापेक्ष शून्य होता है। वेग क्या होता है? शून्य होता है। ऐसी लौटनी गति जिसमें गोलीय दृढ़ वस्तु की धरातल के सापेक्ष या प्लेटफॉर्म के सापेक्ष उसके संपर्क बिंदु का वेग शून्य होता है। राइट? इसको हम समझेंगे अभी पूरा कि कैसे क्या सब कुछ समझेंगे हम लोग। राइट? तो देखते हैं, मान लो ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी है, राइट, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। ये ग्राउंड है या प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड भी जिस पर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ग्राउंड या प्लेटफॉर्म, इसको भी आपको मूविंग कंडीशन में दे सकते हैं। पर पहले आप लोग ये सीखो कि स्फेरिकल रिजिड बॉडी ग्राउंड पे रखी हुई है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो स्टेशनरी है। पहले उसका रोलिंग सीखो, फिर नीचे जब मूविंग करेगा उसका भी सीखेंगे हम लोग। पहले ये सीखो आप लोग। ये ग्राउंड है या प्लेटफॉर्म है, और ये वो पॉइंट है P पॉइंट किसका है?
इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का है, ठीक है, ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी, इसका कांटेक्ट पॉइंट P है। अब मैं इस P पॉइंट से बात करता हूं, ये रहा P पॉइंट। इस P पॉइंट को, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, इस P पॉइंट को ट्रांसलेटरी मोशन कह रहा है तू आगे चल। तो P पॉइंट को जो आगे की तरफ जो वेलोसिटी मिली वो मिली ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरण गति की वजह से, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी के P पॉइंट को बोला कि तू आगे चल। स्टूडेंट्स, आप लोग सर्कुलर मोशन में, रोटेशन में पढ़ते हो कि घूमने की वजह से किसी पॉइंट की वेलोसिटी होती है ओमेगा आर, और वो होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, स्पर्श रेखीय दिशा में। तो P पॉइंट को इस घूमने की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये देखो मैंने टेंजेंट खींचा P पॉइंट पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है इसलिए मैंने टेंजेंट ऐसे खींचा, वेलोसिटी मिली ओमेगा आर। ये मिली ड्यू टू रोटेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, हम इसको प्योर रोलिंग मोशन तब बोलेंगे जब इस P पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो हो। यदि जीरो नहीं होती है तो मैं इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी को सिर्फ रोलिंग मोशन मानूंगा, प्योर रोलिंग नहीं मानूंगा। ये प्योर रोलिंग मोशन की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कंडीशन है, ये होना चाहिए तो ये प्योर रोलिंग है, अदरवाइज सिंपल रोलिंग है। अब P पॉइंट की वेलोसिटी VCM आगे है, ओमेगा आर बैकवर्ड है पीछे, इज इक्वल्स टू जीरो, या शुड बी जीरो, जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर। और कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप ओमेगा की जगह रख सकते हो VCM अपॉन आर। स्टूडेंट्स, हमको प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन मिल गई, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। इसको बोलते हैं शुद्ध लौटनी गति की शर्त। पर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यह ध्यान रखना पड़ेगा कि स्फेरिकल रिजिड बॉडी जो है जिस सरफेस पे रखी हुई है वो स्टेशनरी है, या ग्राउंड स्टेशनरी है, प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है। ग्राउंड बोलो या प्लेटफॉर्म बोलो एक ही बात है, और वो स्टेशनरी है तब ये वाली कंडीशन है। कल ग्राउंड या प्लेटफॉर्म चलने लग जाए या क्वेश्चन में गिवन हो तब ये कंडीशन नहीं लगेगी, राइट? वो भी हम सीखेंगे, पर पहले आपको गाइड बुक में ज्यादा क्वेश्चन इस बेसिस पे मिलेंगे, वो थोड़ा लेवल ज्यादा हो जाएगा, जेई एडवांस के लिए हो जाएगा। पर पहले आप नीट और जेई मेंस के लिए सीखो, फिर मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, राइट? अब स्टूडेंट सुनो, कल स्फेरिकल रिजिड बॉडी पे फोर्स लगा, फोर्स की वजह से एक्सीलेशन डेवलप हुआ सेंटर ऑफ मास का, और फोर्स लगा, सेंटर ऑफ मास को एक्सीलेशन मिला, और उस फोर्स की वजह से टॉर्क बना, तो टॉर्क से अल्फा बना। तो ये भी कंडीशन प्योर रोलिंग मोशन की है। ये तब लगानी है जब आपको लगे कि स्फेरिकल रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन अंडर फोर्स। फोर्स लग रहा है तो एक्सीलेशन डेवलप होगा। अब इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये कंडीशन लगा दो। पर ये भी कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है, ये भी कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, ये भी कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। और दोनों ही फॉर्मूले तब लगते हैं जब प्लेटफॉर्म जिस पे स्फेरिकल रिजिड बॉडी रखी हुई है वो प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, ग्राउंड स्टेशनरी है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स प्योर रोलिंग मोशन की थ्योरी थी। आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स प्योर रोलिंग मोशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग प्योर रोलिंग मोशन में एग्जामिनर
आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए सीखते हैं 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो प्योर रोलिंग मोशन पे जो बन सकता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में हम पढ़ रहे हैं रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग, जिसको हम प्योर रोलिंग मोशन भी बोलते हैं। उस प्योर रोलिंग मोशन पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वो 3 टाइप के क्वेश्चन सीख लो, आपके प्योर रोलिंग मोशन कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बनता है नेट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट of spherical rigid body in pure rolling motion। शुद्ध लौटनी गति में गोलीय दृढ़ वस्तु के किसी बिंदु का परिणामी वेग किसी बिंदु का परिणामी वेग कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स, हर पॉइंट पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन से मैं आपको थ्योरी सिखा दूंगा। क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है 2000 के अंदर। क्या क्वेश्चन है देखिए, मान लो ये डिस्क है जिसकी रेडियस r है और ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। वो ऐसे बोलेगा, या तो ऐसे बोलेगा रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग, या बोलेगा प्योर रोलिंग मोशन। इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, और ये इसका मतलब ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, राइट? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब आपको पता है क्या पूछा है? आपको 3 चीजें पूछी है। एक पॉइंट है P1, दूसरा सेंटर को बोल दिया P2, और जो पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको बोल दिया P3, राइट? क्या पूछा है? फाइंड आउट डिस्क प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। फाइंड आउट नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स P1, P2 एंड P3। ये क्वेश्चन आपको दिया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। पहले इसकी ट्रांसलेटरी मोशन समझेंगे, फिर इसका रोटेटरी मोशन समझेंगे, और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन गिवन है एज इट इज। यही क्वेश्चन आया था P1, P2, P3 की नेट वेलोसिटी आपको पूछी थी। देखिए, ध्यान से सुनिए, ये आपको गिवन था, राइट? और बोला था ये VCM है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। और ये ओमेगा से घूम रहा है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये डिस्क ओनली ट्रांसलेटरी मोशन करे तो क्या होगा? ओनली ट्रांसलेटरी मोशन करे, ध्यान सुनो, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन करे तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट की वेलोसिटी वही होती है जो सेंटर ऑफ मास की होती है। तो जो ये P1 पॉइंट था, इसकी वेलोसिटी भी VCM होगी। जो P2 पॉइंट था, उसकी वेलोसिटी भी VCM होगी। और जो P3 पॉइंट था, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था, उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? VCM होगी, जब ये ओनली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। और ओनली रोटेटरी मोशन कर रहा है तो ध्यान से सुनिए, तो ये जो P1 पॉइंट है, आपको पता है रोटेटरी मोशन का मतलब ये ऐसे घूम रहा है,
और घूमने से या सर्कुलेशन से किसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है ओमेगा आर और टेंजेंशियल, ये ऐसे घूम रहा है तो इस P1 पॉइंट की वेलोसिटी घूमने की वजह से मिलेगी ओमेगा। अब इस पॉइंट को तो कुछ भी वेलोसिटी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि इसकी तो रेडियस ही नहीं है, इसको मिलेगी ओमेगा आर, राइट? क्योंकि हम लोग रोटेशन में ऐसा बोलते हैं, एक बहुत काम की लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनो। जब रिजिड बॉडी के अंदर होती है रोटेशन एक्सिस तो सारे पार्टिकल्स नहीं घूम सकते, तब वो पार्टिकल नहीं घूम सकते हैं जो रोटेशन एक्सिस के ऊपर आगे। इसलिए आप चाहते हो कि रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स घूमे तो रोटेशन एक्सिस क्या होनी चाहिए? उस रिजिड बॉडी से बाहर। तो अब यहां रोटेशन एक्सिस के अंदर है तो ये वाला पार्टिकल रोटेशन एक्सिस के ऊपर आ गया, ये घूम ही नहीं पाएगा, इसलिए इसको घूमने की वजह से P2 पॉइंट को कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी और इस पॉइंट को वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा। पर स्टूडेंट्स प्योर रोलिंग मोशन में तो दोनों होते हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। अब ध्यान से देखिए प्योर रोलिंग मोशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, क्या आंसर बनेगा, ध्यान से सुनिए। देखो ये रहा आपका P1 पॉइंट, ये रहा आपका P2 पॉइंट और ये रहा आपका P3 पॉइंट, जो आपको फाइनल आंसर मिलने वाले हैं। सब ध्यान से सुनिए। P1 पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन से मिली VCM, रोटेटरी से मिली ओमेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी VCM प्लस ओमेगा, राइट? सेंटर को वेलोसिटी मिली ट्रांसलेटरी मोशन से VCM, रोटेशन से मिली 0। P3 पॉइंट को वेलोसिटी मिली VCM और ओमेगा आर अपोजिट है, तो या तो VCM माइनस ओमेगा आर कर लो या ओमेगा आर माइनस VCM कर लो, VCM माइनस ओमेगा आर। स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनने वाली बात है, मैंने बोला था कि प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या होती है। सिंस प्योर रोलिंग मोशन कब होता है? जब VCM इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा आर। अब आपको सारे आंसर VCM की टर्म्स में पूछे थे, सारे आंसर VCM की टर्म्स में, तो ओमेगा आर की जगह लिख दो VCM प्लस VCM कितना हो जाएगा? 2VCM। VCM प्लस 0 कितना आ जाएगा? VCM। और कांटेक्ट पॉइंट पे VCM बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा आर की जगह VCM लिख दो, VCM माइनस VCM कितना आ जाएगा? 0। ये स्टूडेंट्स फाइनल आंसर थे। और ये तो आपको पहले ही पता था कि जब ग्राउंड स्टेशनरी है और उस ग्राउंड पे कोई स्फेरिकल रिजिड बॉडी रखी हुई है और वो प्योर रोलिंग कर रही है तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो आपको पहले से पता थी 0 होती है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्योर रोलिंग मोशन करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2VCM होती है। अब कल ऑप्शन ओमेगा आर की टर्म्स में दिया हुआ है तो VCM की जगह लिख दो ओमेगा आर, तो आंसर हो जाएगा 2 ओमेगा आर और 0। आंसर VCM की टर्म्स में भी हो सकता है, आंसर ओमेगा आर की टर्म्स में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट की नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं प्योर रोलिंग मोशन में। स्टूडेंट्स मैं इससे भी एक लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, फर्स्ट पॉइंट पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुने, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान लो ये डिस्क है, ये क्या है? डिस्क है, ओके, डिस्क रेडियस r और ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। ये क्वेश्चन में गिवन है प्योर रोलिंग मोशन कर रही है और बोला है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v0 है। अब प्योर रोलिंग मोशन कर रहा तो अंडरस्टूड है वो घूम भी रही होगी। ये मैंने एक ऐसे ही इमेजिन करो एक वर्टिकल लाइन बनाई है, एक वर्टिकल लाइन बनाई है, ठीक है। ये सेंटर है O और सेंटर से ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। क्वेश्चन में गिवन है OP इक्वल्स टू कितना है? r/2। ये जो डिस्टेंस है ये आपको r/2 दे रखी है और ये वर्टिकल से जो एंगल है ये एंगल आपको दे रखा है, वर्टिकल से जो आपको ये P पॉइंट तो ये रहा यहां पे और
P पॉइंट ये रहा, और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। आप क्वेश्चन को समझना, P पॉइंट ये रहा, सेंटर ये रहा। अब आपको फाइंड आउट नेट वेलोसिटी निकालनी है, कहां की? नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P की नेट वेलोसिटी निकालनी। एक बार वापस सुन लो, ये एक डिस्क है, रेडियस r है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। कीप इन माइंड O और P के बीच की डिस्टेंस r/2 है, क्वेश्चन में गिवन है ये r/2। और ये P पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है OP, ये वर्टिकल से एंगल बना रही है 60। ये सब चीजें एग्जाम में गिवन थी। ये स्टूडेंट थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जेई लेवल का, पर हमको सीखना चाहिए। हमने हाईएस्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास और ग्राउंड का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी तो निकालनी हमने सीख ली। ये भी हम लोग सीखते हैं, बहुत सिंपल है, आप आराम से समझें। देखो स्टूडेंट्स, अगेन इसको अपन दो पार्ट में तोड़ेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। करने का यही स्टाइल है। आप लोग कोई ट्रिक बना के ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं करें, आप खुद 2 मिनट लगता है सॉल्व कर लें। राइट, ये O पॉइंट, ये P पॉइंट। ध्यान से सुने, इस P पॉइंट को ट्रांसलेटरी मोशन ने कहा कि मेरा सेंटर ऑफ मास V0 से चल रहा है, तो तू भी V0 से चल। ये जो P पॉइंट को V0 वेलोसिटी मिली, ये मिली ट्रांसलेटरी मोशन से। और प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब घूम भी रहा होगा। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो ऐसा शो नहीं किया। प्योर रोलिंग का मतलब अंडरस्टूड है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है। ठीक है, तो ये घूम भी रहा है, तो इमेजिन करो ये r/2 रेडियस का सर्कल है, राइट। और यहां पे मैंने एक टेंजेंट खींचा, ये देखो, और ये वेलोसिटी आएगी मेरी ओमेगा r/2। r/2 क्यों? क्योंकि आपको OP की वैल्यू r/2 दे रखी है। और वी नो दैट प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या होती है, सिखाई थी मैंने आपको, VCM इक्वल्स टू ओमेगा r। तो ओमेगा r को मैं रिप्लेस कर सकता हूं V0/2 से। आप कहोगे कि सर आपने इसको V0 से क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि बेटा एग्जाम में जो आंसर दिया हुआ था वो V0 की टर्म्स में दिया हुआ था, ओमेगा की, क्योंकि क्वेश्चन में V0 दिया तो आपको आंसर भी V0 की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। अब आप आराम से समझें, राइट। देखो ये एंगल 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 30 हो गया। और ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये 90, ये 30, तो ये वापस कितना आ गया 60। ये 60, तो ये भी कितना 60। अब आप जैसे वेक्टर में पढ़ते हो, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, और बीच का एंगल 60। तो नेट वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट कितना आएगा? √V0 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और आगे आ जाएगा cos 60, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, फॉर्मूला होता है ना वेक्टर में नेट निकालने का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। 2 से 2 स्टूडेंट्स कैंसिल, cos 60 होता है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा V0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा V0 का स्क्वायर बाई 4, और यह आ जाएगा V0 का स्क्वायर बाई 2। तो आप सारी वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर आएगा √7 V0/2 आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने प्योर रोलिंग मोशन का फर्स्ट पॉइंट सीखा कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। आइए प्योर रोलिंग मोशन में सेकंड वैरायटी का क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेरिकल रिजिड बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन, जिसको हम लोग ई टोटल से लिखेंगे, राइट। उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, कैसे बनेगा।
शुद्ध लौटनी गति में गोलीय दृढ़ वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से होती है हाफ m VCM का स्क्वायर। इस टर्म को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। प्लस ये आ जाएगी रोटेटरी मोशन की वजह से हाफ, और रोटेटरी मोशन हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं, तो हाफ ICM प्लस ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखने की है, पहली बात, जो प्योर रोलिंग मोशन होता है तो VC प्योर रोलिंग मोशन में VCM इक्वल्स टू ओमेगा R होता है और ओमेगा इक्वल्स टू VCM बाई R होता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ऑल रिजिड बॉडी, और अपन यहां बात कर रहे हैं स्फेरिकल रिजिड बॉडी, तो उनके लिए हम ये लिख सकते हैं I इक्वल्स टू mk स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 m VCM का स्क्वायर 1/2 ICM को रिप्लेस कर दिया हमने mk स्क्वायर से, और ओमेगा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं VCM बाई R उसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, आपने ओमेगा की जगह ये रख दिया VCM बाई R, इसका मतलब अब जो फॉर्मूला बनेगा वो कंडीशन वाला होगा और वो सिर्फ किसके लिए लगेगा, प्योर रोलिंग मोशन। यहां तक जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, ये तो रोलिंग मोशन के लिए लगता है, पर जैसे ही आपने ओमेगा की जगह पुट कर दिया VCM बाई R, तो अब जो इससे जो फॉर्मूला बनेगा सॉल्व करके वो होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, हाफ m VCM का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेरिकल रिजिड बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन। जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का यह फॉर्मूला होता है। और k स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या होता है, ये मैं रेडियस ऑफ गायरेशन में डिस्कस कर चुका हूं। रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। मैंने आपको बोला भी था स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन माइंड k स्क्वायर बाई R स्क्वायर, राइट। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए डिस्कस करते हैं। सपोज अ डिस्क इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन, या वो ऐसे बोलेगा रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग, और आपको क्या पूछा उसने, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का रेशियो क्या होगा, राइट। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, गुणन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का रेशियो क्या होगा। सॉल्व करते हैं। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स हाफ m VCM का स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, हाफ m VCM का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1, ये हो गया 1 प्लस डिस्क है, डिस्क के लिए k स्क्वायर बाई R स्क्वायर 1/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3/2, इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 2/3। अब मैं निकालता हूं दूसरे का आंसर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर।
टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम VCM का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1/2, आई को मैंने लिख दिया एम के स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्योर रोलिंग मोशन, तो हम ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं VCM बाई आर से, डिवाइड बाई 1/2 एम VCM का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिएगा सब कुछ कैंसिल हो रहा है, 1/2 एम कैंसिल, VCM कैंसिल, ऊपर बचा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वो होता है 1/2, और नीचे भी बचा 1 प्लस 1/2। इसको आप सॉल्व कर दो तो ऊपर आ गया 1/2, नीचे आ गया 3/2, कैंसिल हो गया, बच गया 1/3। तो डिस्क के पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका 2/3 पार्ट है ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन और 1/3 पार्ट है रोटेटरी मोशन। इसका मतलब डिस्क की टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है। स्टूडेंट्स इससे भी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है प्योर रोलिंग मोशन पे, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक रिंग है, ये क्या है, रिंग, जिसका मास स्मॉल एम, रेडियस आर, राइट। और ये रिंग कौन सा मोशन कर रही है, रिंग, और रिंग के ऊपर ये पार्टिकल m, ये पार्टिकल m और ये पार्टिकल 2m, m 2m, और ये रिंग है। और ये पूरा सिस्टम, होल सिस्टम इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन, मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रही है, राइट। और रिंग के इसकी वेलोसिटी जो सेंटर की दी है वो आपको दी है v0, सेंटर की वेलोसिटी कितनी दी है, v0, और ये होल सिस्टम इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। तो आपको पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी होगी। एक रिंग है और 3 पार्टिकल्स हैं, तो स्टूडेंट्स डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इस पार्टिकल की वेलोसिटी जब सेंटर ऑफ मास की v0 होती है, अभी मैंने डिस्कस किया था, अब अपने को पता लगाना पड़ेगा, देखिए, राइट। अपने को तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी पता लगानी है। रिंग की तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पता है, सिर्फ तीनों पार्टिकल्स की स्पीड पता लगानी है। प्योर रोलिंग मोशन होती तो कितनी होती है, तो इस पॉइंट की तो आपको पता ही है कितनी होती है, 2v0, क्योंकि सेंटर की v0 होती है तो इसकी 2v0 होती है और इसकी 0 होती है, ये आपको पता है। अब ये तो m मास का पार्टिकल है, इस m मास की कितनी होगी, तो ध्यान से सुनो, ट्रांसलेटरी की वजह से v0, रोटेशन की वजह से ओमेगा r, और ओमेगा r को हम लिख सकते हैं v0, तो नेट आ जाएगी √2v0। इसी तरह इस पॉइंट की इस पॉइंट जो यहां पर जो मास m रखा हुआ है और यहां पर जो मास 2m रखा हुआ है, उसकी क्या वेलोसिटी आएगी, ट्रांसलेटर की वजह से v0, रोटेशन की वजह से ओमेगा r, और ओमेगा r को मैं लिख सकता हूं v0, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी √2v0। अब स्टूडेंट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकाल दो। पहले मैं रिंग की लिखता हूं, तो रिंग की होती है 1/2 m VCM की जगह v0 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रिंग का होता है 1, ये मैंने रिंग का लिखा। अब मैं इस पार्टिकल की लिखता हूं 2m की 1/2 2m इनटू इस पॉइंट की वेलोसिटी अपने को मिली √2v0 उसका होल स्क्वायर। इस पार्टिकल की 1/2 इंटू m इंटू 2v0 का होल स्क्वायर।
और इस पार्टिकल की मिली 1/2 m, और सॉल्व करने पर ये आ जाएगी √2v0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप मुझे सॉल्व करके बताएं कि फाइनल आंसर क्या आता है आपका। मैसेज करके बताएं कि इसका सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या आता है। ये सिस्टम की प्योर रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकालने का बेस्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्योर रोलिंग मोशन में ये हम दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरी वैरायटी क्या हो सकती है प्योर रोलिंग मोशन में। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन spherical rigid body in pure rolling motion। शुद्ध लौटनी गति में गोलीय दृढ़ वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल का मान कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, यह चीज आप ध्यान से समझें। देखिए, स्फेरिकल रिजिड बॉडी होगी, कुछ भी हो सकती है, रिंग, डिस्क, स्फेयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकती है। उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। स्टूडेंट्स, प्योर रोलिंग मोशन में कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब कांटेक्ट पॉइंट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, और जहां मोशन नहीं होता है वहां काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। काइनेटिक तब लगता है जब रिलेटिव मोशन होता है। तो काइनेटिक तो ऐसे ही 0 हो गया। प्योर रोलिंग मोशन में काइनेटिक तो हमेशा ही 0 होगा, और स्टैटिक भी 0 हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो अपोज किसका करना, कांटेक्ट पॉइंट रिलेटिवली रेस्ट में, उसकी वेलोसिटी 0 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होता है, और काइनेटिक तो हमेशा 0 होता ही है प्योर रोलिंग मोशन में। अगली बात, यदि एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो लगेगा एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करने के लिए, मतलब नॉन जीरो होगा। बट प्योर रोलिंग मोशन है, कांटेक्ट पॉइंट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो 0। तो आप ये लाइन बना सकते हो, प्योर रोलिंग मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सीखा कि प्योर रोलिंग मोशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखते हैं जब इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन होता है तो उस समय जो अननोन पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नोट प्योर रोलिंग मोशन ऑफ स्फेरिकल रिजिड बॉडी ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। हिंदी में बोलेंगे, नत तल पर गोलीय दृढ़ वस्तु की लौटनी गति, शुद्ध लौटनी गति, प्योर रोलिंग मोशन। देखिए क्या सिचुएशन है। ये h हाइट का एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, और लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन जो है वो s है। और ये देखिए, एक रिजिड बॉडी को मैंने यहां से रवाना किया, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब प्योर रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे होते हैं। आप एक एक पॉइंट को समझें, आपका इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा।
तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे पहले आपको जरूरत पड़ सकती है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो साइन थीटा की जगह आप h बाई एस रख सकते हो, कभी h की जरूरत पड़ जाए तो s साइन थीटा लिख सकते हो, कभी s की जरूरत पड़ जाए तो h अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, राइट। जरूरत पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं। अब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का जो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। तो ये आपका ग्राउंड, ये इंक्लाइन प्लेन, ये देखिए यहां पर, ये आपको समझने के लिए मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं। ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी, ठीक है, ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। ये इसका सेंटर, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ध्यान से सुने। ये एंगल थीटा, तो इस पे देखो mg लगेगा ऐसे। उस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जिसका नाम होगा mg साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऐसे। अब स्टूडेंट्स यहां प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्टैटिक, क्योंकि इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। क्यों लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहां mg साइन थीटा जो है इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक के इक्वल होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप सबको पता है म्यू एस इंटू एन से कम होती है या म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है। ये आप लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स एक बात यहां ध्यान रखने की है कि जब स्फेरिकल रिजिड बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है और इमेजिन करो फ्रिक्शन नहीं है, तो mg साइन थीटा सेंटर से पास हो रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। mg cos थीटा भी सेंटर से पास हो रहा है, उसकी वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी सेंटर से पास हो रहा है तो उसकी वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इंक्लाइन प्लेन पे यदि प्योर रोलिंग मोशन कराना है तो फ्रिक्शन का होना मस्ट है, जरूरी है। बिना फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क बनेगा, फोर्स ऐसा लग रहा है, वही तो इसको घुमाएगा। mg साइन थीटा इसको vcm देगा, नीचे वेलोसिटी देगा, और ये इसको घुमाएगा। तो आपको पता है प्योर रोलिंग मोशन में तो चलना भी चाहिए और घूमना भी चाहिए, तभी तो vcm बराबर ओमेगा आर होगा। और अब सोच के देखो फ्रिक्शन नहीं है तो ये तो सीधा स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा। फ्रिक्शन ही है जो इसको घुमाएगा, और इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तब बन जाएगा प्योर रोलिंग मोशन। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो अपन 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखो 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी के सेंटर का एक्सीलरेशन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जब ये इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन करता है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करता है। तीसरा पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लें कि ये प्योर रोलिंग मोशन करे। चौथा पॉइंट, जब ये इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे पहुंच जाएगा, पेंदे पे पहुंच जाएगा, तब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। और पांचवा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। 5 फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो उनको मगअप कर सकते हो, पर मैं ये चाहता हूं कि पहले आप समझो कि वो 5 फॉर्मूले कैसे बने। 1 बाय 1 करके समझते हैं। आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी, एफबीडी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स यहां मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो आप मुझे कमेंट करके बताना। क्या क्वेश्चन है मेरा, आपके मैसेज का मैं वेट करूंगा। यहां पे जब प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा आपको मैसेज करके बताना है। 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इस सिचुएशन में जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके द्वारा
कांटेक्ट पॉइंट पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएं, अच्छा लगेगा मेरे को। तो आइए स्टूडेंट्स, हम 5 जो क्वेश्चन बनते हैं इंक्लाइन प्लेन पे जब प्योर रोलिंग मोशन होता है उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन निकालना है तो यहां पे स्फेरिकल रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है और रोटेटरी मोशन भी कर रही है। तो जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। ये मैंने आपको टॉर्क के वीडियो में भी बताया था। एफ नेट कितना, स्फेरिकल रिजिड बॉडी नीचे आ रही है तो mg sin थीटा। हम ट्रांसलेटरी मोशन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो रही है, उधर देख रहे हैं फोर्स को, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे अपोज करने के लिए, m और एक्सीलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन नंबर 1। और जब रोटेटरी मोशन होता है तो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं टॉ नेट इक्वल्स टू आई अल्फा। अब देखिए स्फेरिकल रिजिड बॉडी पे 4 फोर्स लग रहे हैं, mg sin थीटा, पर उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रही है तो टॉर्क नहीं बनेगा। mg cos थीटा, सेंटर से लाइन पास हो रही है, टॉर्क नहीं बनेगा। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, टॉर्क नहीं बनेगा, बचा सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम सेंटर के अबाउट देख रहे हैं तो r, और I को मैं लिख सकता हूं mk²। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो तो आप I के लिए जनरल फॉर्मूला है mk² लिख दो। रिजिड बॉडी होनी चाहिए, नॉन रिजिड बॉडी के लिए mk² नहीं लगता है। और प्योर रोलिंग मोशन में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ACM इक्वल्स टू अल्फा आर आप यूज कर सकते हो। तो यहां हम अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, ACM अपॉन आर। इसको मैं थोड़ा सिंपल करता हूं स्टूडेंट्स, तो FR आ जाएगा, इस R को इसके नीचे भेज देते हैं तो ये आ जाएगा mk²/r², और ये आ जाएगा ACM, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपका, और लेफ्ट हैंड साइड में भी m आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी m आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है फाइनली आंसर सॉल्व करने के बाद। तो आपका ACM जो आएगा सॉल्व करने के बाद g sin थीटा 1 + k²/r²। और ये एक्सीलेशन देख, आप ध्यान से देखो, गिवन स्फेरिकल रिजिड बॉडी के लिए कांस्टेंट है। जैसे मैंने रिंग ले ली तो g कांस्टेंट, इंक्लाइन प्लेन वही है, थीटा कांस्टेंट, और रिंग का k²/r² कांस्टेंट है। तो आप गिवन स्फेरिकल रिजिड बॉडी के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स आपका आ गया एक्सीलेशन। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा जब स्फेरिकल रिजिड बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे। तो आप लोग कुछ भी मत करो, इक्वेशन 2 के अंदर इस ACM की वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू वहां पुट कर दो, mk²/r²। ACM की जगह ये पुट कर देते हैं g sin थीटा 1 + k² अपॉन r²।
और इसको तुम सिंपल करोगे, इसमें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को इसके नीचे भेज देता हूं, तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं। जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा अपना वो आएगा mg साइन थीटा और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को इसके नीचे भेज देता हूं, तो यह आएगा 1 + 1 बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। आप खुद देखिए, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को इसके नीचे भेज देता हूं, तो ये तो बन जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 के स्क्वायर। अब कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो ये तो आ गया एक्सीलरेशन, ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स। और तीसरा क्वेश्चन आपको पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। अब आपको पता है कि यहां पे स्टैटिक लगेगा, तो आपको म्यू एस की वैल्यू पूछते हैं कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहां पे जो अभी फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन से कम होगी या उसके बराबर होगी। और फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, अभी अपन ने निकाला फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा 1 + 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू mg cos थीटा। mg कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स जो म्यू एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी टेन थीटा अपॉन 1 + 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। अब कल सॉलिड स्फीयर है तो यहां रख दो 2/5, या आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ 2/5 रख दो, तो 1/2/5, 1/2/5, तो ये ऊपर चला जाएगा 5/2, 1 + 5/2 आप सॉल्व करके और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए वो आप निकाल सकते हो। अब जब रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो आपको फोर्थ वैरायटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब स्फेरिकल रिजिड बॉडी जब बॉटम पे पहुंचेगी तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। फोर्थ पॉइंट। और स्टूडेंट्स मैंने अभी बोला एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, नत तल के पेंदे पर गोलीय दृढ़ वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, ये आपको पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्या आएगा फॉर्मूला, v² = u² + 2as। इनिशियली आपने रिलीज किया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी vcm = u कितना 0 2, एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और s कितना है तो मैंने आपको बोला था कि sin थीटा होता है h/s, तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन sin थीटा कैंसिल, तो यहां से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी √2gh 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। नीट में ऐसे ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पता होना चाहिए। वो मैंने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि आप के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लर्न कर दें। और स्टूडेंट्स इस चीज को हम एक और स्टाइल से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अप्लाई
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको स्टूडेंट शॉर्ट में जनरली एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली आपने रिलीज किया काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और वो भी रोलिंग मोशन की, और वो भी प्योर रोलिंग मोशन की, तो वो स्टूडेंट्स ये होगी। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनली वो ग्राउंड पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि हमने ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मान के ये सब कुछ लिखा है। m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से VCM अगेन आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा √2GH अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। VCM का फॉर्मूला आ गया। पर स्टूडेंट्स यहां पे फिर मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगा। आपने देखा था जब प्योर रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता है, कॉम नहीं लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये मैंने कॉम से जो आंसर निकाला है ये मैंने सही निकाला है या गलत तरीके से सही आंसर आ गया है। आप कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और स्टूडेंट मैंने कहा था 5th क्वेश्चन पूछते हैं टाइम टेकन, लगा समय, उसको नट तल के टॉप से बॉटम तक आने में टाइम कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अगेन स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। S की जगह हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया था साइन थीटा जो हमने लिखा था वो लिखा था h/s, तो हम यहां s की जगह लिख सकते हैं h अपॉन साइन थीटा। रिलीज किया इसलिए 0, 1/2 एक्सीलरेशन g साइन थीटा 1 प्लस k² r² इंटू t²। और यहां से स्टूडेंट तुम लोग t निकालोगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि t² है तो अपने को दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए रूट किया तो साइन थीटा √2h/g, और रूट के अंदर ही है 1 प्लस k² r²। ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स यहां एक चीज नोट करने की है, जिस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का k² r² ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा मतलब देरी से पहुंचेगी, वो बॉटम तक आने में ज्यादा टाइम लगेगी मतलब देरी से पहुंचेगी। और जिसका k² r² कम होगा उसको टाइम क्या लगेगा, कम, और टाइम कम लगेगा मतलब जल्दी पहुंचेगी। तो ये स्टूडेंट प्योर रोलिंग मोशन पे 5 फॉर्मूले जो इंक्लाइन प्लेन पे थे वो मैंने डिस्कस किए। आप इन 5 फॉर्मूलों को अच्छे से समझ के और फिर लिख लें, फिर उनको याद कर लें, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है या रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं रोलिंग मोशन का दूसरा टाइप। मैंने कहा था रोलिंग मोशन 2 टाइप का होता है, स्टार्टिंग में बोला था मैंने। ये रोलिंग मोशन का दूसरा टाइप है रोलिंग मोशन विथ स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग होती है तो हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं है, इसको बोलते हैं फिसलन के साथ लौटनी गति।
क्या होती है इसकी डेफिनेशन? Such type of rolling motion in which such type of rolling motion in which net velocity of contact point of spherical rigid body with respect to ground या प्लेटफॉर्म is non-zero। पहले हमने बोला था जीरो। Such type of rolling motion in which net velocity of contact point of spherical rigid body with respect to ground or platform is non-zero। ऐसी लौटनी गति जिसमें गोलीय दृढ़ वस्तु के संपर्क बिंदु का धरातल के सापेक्ष वेग शून्य नहीं होता है, उसमें शून्यता प्योर रोलिंग में, इसमें शून्य नहीं होता है। तो अपन सिचुएशन बना के और समझते हैं। ये देखिए स्फेरिकल रिजिड बॉडी है जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, और ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी घूम भी रही है तो घूमने की वजह से ओमेगा है। ये रहा इसका कांटेक्ट पॉइंट P और ये रहा ग्राउंड या प्लेटफॉर्म। अभी हम ये मान के चल रहे हैं ग्राउंड और प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, तो हम इस P पॉइंट से बात करते हैं। तो P पॉइंट ने बोला कि मुझे ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आगे वेलोसिटी मिली VCM, ये VCM मिली ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, और रोटेशन की वजह से मुझे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली ओमेगा R ड्यू टू रोटेटरी मोशन। और हमने बोला कि इस P पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो होगी तो प्योर रोलिंग, नहीं हुई तो रोलिंग मोशन विथ स्लाइडिंग। अब कल ये ज्यादा हो गई, ये कम हुई तो ओवरऑल मोशन आगे होगा, तो रोलिंग मोशन विथ स्लाइडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। कल ये ज्यादा हुई तो बैकवर्ड हो जाएगी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे VCM माइनस ओमेगा R वो जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे VCM नॉट इक्वल्स टू ओमेगा R नहीं होगा। दिस इज कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन विथ स्लाइडिंग। फिसलन के साथ लौटनी गति की कंडीशन है, जबकि VCM बराबर ओमेगा R हो जाए तो रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग हो जाती है, जिसको अपन प्योर रोलिंग मोशन शुद्ध लौटनी गति कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ACM इक्वल्स टू, कल इस पे कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन डेवलप हुआ, तो यहाँ ACM इक्वल्स टू अल्फा R भी नहीं होगा। बस रोलिंग सिंपल वाला और प्योर रोलिंग में ये डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स हम दो बातें डिस्कस करते हैं कि VCM ओमेगा R से बड़ा है तो क्या होगा और VCM ओमेगा R से छोटा है तो क्या होगा। केस फर्स्ट, VCM ओमेगा R से ज्यादा है, कब? एट t इक्वल्स टू 0 पे, स्टार्टिंग में। स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, मजा आएगा आपको। ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी, ये VCM और ये ओमेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस पॉइंट की बात करें कांटेक्ट पॉइंट की, तो VCM ज्यादा बड़ा है और ओमेगा R इस पॉइंट की जो वेलोसिटी रोटेशन की वजह से जो पीछे मिलेगी वो छोटी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे रोलिंग मोशन विथ स्लाइडिंग हो रहा है, रोलिंग मोशन विथ स्लाइडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप देखिए यहां पे रोलिंग मोशन हो रहा है
पर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट का VCM बड़ा है ओमेगा आर, तो ओवरऑल इस कांटेक्ट पॉइंट को ऐसा लगेगा मैं आगे जा रहा हूं। और हम ऐसा मान लें कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट है, मतलब इस सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट है, इस सरफेस को जो फ्रिक्शन चाहिए वो अवेलेबल है, घर्षण पर्याप्त मात्रा में। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, तो ओवरऑल इसका मोशन कहां हो रहा है, आगे हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। कौन सा, काइनेटिक वाला, क्योंकि मोशन होता है तो काइनेटिक लगता है, क्योंकि फॉरवर्ड मोशन हो रहा है ना ओवरऑल, तो उसका अपोज करने के लिए काइनेटिक कहां लगेगा, पीछे। अब काइनेटिक पीछे लगेगा। अब देखो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस ट्रांसलेटरी मोशन का अपोज कर रहा है, तो ये जो VCM है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क बन रहा है सेंटर ऑफ मास की रेस्पेक्ट में, उसका इफेक्ट भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये ओमेगा जो था वो फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से और बढ़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, देख रहे हो आप लोग, VCM कम हो रहा है, ओमेगा आर बढ़ रहा है। तो किसी सर्टेन टाइम t पे, एट सर्टेन टाइम t, किसी सर्टेन टाइम t पे क्या होगा, सर्टेन टाइम t पे क्या होगा, VCM घटता जाएगा और नया VCM डैश बन जाएगा, और ओमेगा बढ़ता जाएगा और ओमेगा डैश बन जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये VCM डैश ओमेगा डैश आर के बराबर हो जाएगा, और उस टाइम पे जब ये बराबर हो जाएंगे, फ्रिक्शन सफिशिएंट है भैया, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में t बराबर 0 पे प्योर रोलिंग नहीं हो रहा था, अब प्योर रोलिंग हुआ। किसने प्योर रोलिंग प्रोवाइड किया, फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो रोलिंग प्योर रोलिंग में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। केस सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स। इस बार VCM ओमेगा आर से छोटा है, ये देखिए, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM और ये ओमेगा, और ये सिचुएशन आपको दी है t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब इस बार VCM छोटा है, ओमेगा आर बड़ा है, और ये अपना कांटेक्ट पॉइंट t। तो इससे बात करो, तो इसने बोला VCM जो है मुझे कम मिल रहा है, पीछे ओमेगा आर ओवरऑल ज्यादा मिल रहा है, VCM कम और ओमेगा आर ज्यादा। तो यहां पे क्या होगा, रोलिंग मोशन विथ स्लाइडिंग, फिसलन गति होगी, फिसलन के साथ लौटनी गति होगी, पर इस बार ओमेगा आर बड़ा है इसलिए किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की दिशा में होगी। जब नेट मोशन पीछे होगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। काइनेटिक कहां लगेगा, आगे। अभी काइनेटिक लग रहा है ये, राइट। अब वही वाली बात, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो क्या होगा, सुनो, फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो ये देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो है VCM को सपोर्ट कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, तो भैया VCM बढ़ेगा। और फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क का इफेक्ट है वो एंटी क्लॉक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रिक्शन ऐसे, मतलब ये व्हील ऐसे घूम रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जो आ रहा है वो रिटार्डेशन टॉर्क का काम कर रहा है, रिटार्डेशन टॉर्क का काम कर रहा है, तो इसका ओमेगा क्या होगा, कम होगा। तो अब आप देखिए, ये कम होगा, ये बढ़ेगा एट सर्टेन टाइम t पे, किसी टाइम t पे, t बराबर 0 पे नहीं, किसी टाइम के बाद, एट सर्टेन टाइम t पे, किसी निश्चित समय t पर क्या होगा, हमने ऐसा देखा किसी टाइम t पर क्या होगा कि इसका जो है वो ओमेगा से चेंज होके बन गया ओमेगा डैश, जो कम होगा, पहले से कम होगा ओमेगा डैश, और जो VCM होगा डैश, VCM डैश, वो पहले से ज्यादा होगा। और जब ये बढ़ता बढ़ता ऐसा हो जाएगा VCM डैश इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर, तो भैया
प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब रोलिंग मोशन विद स्लाइडिंग होता है तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लगा? अभी हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको रोलिंग मोशन बिल्कुल जीरो से, बेसिक से और एकदम लेवल तक का पूरा नॉलेज दे दिया है। ये मेरा रोलिंग मोशन पे फर्स्ट वीडियो है। आप इस फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखें, दिल से देखें, मन से देखें, आपके बेसिक, नीट, जेईई मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग जो रोलिंग मोशन का जो सेकंड वीडियो लेके आएंगे, उस सेकंड वीडियो में 80% क्वेश्चन होंगे, 20% थोड़ी बहुत थ्योरी होगी। उसमें सिर्फ जो भी वीडियो बनेगा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी रोलिंग मोशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको मेरा रोलिंग मोशन पे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। हम लोग वापस मिलेंगे जल्दी रोलिंग मोशन के सेकंड वीडियो पे, जो अपने रोटेशनल मोशन की सीरीज चल रही है उसके साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।